आयनाइजेशन एनर्जी आपको ये बताती थी कि आपको कितनी एनर्जी देनी है एक इलेक्ट्रॉन को। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एक गैशियस एटम से आपने गैशियस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, डेट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ी थी, जो एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे थे, और उसके हमने फैक्टर्स पढ़े थे। फैक्टर्स कौन से थे अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज का था। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी। देन सेकंड जो फैक्टर था, डेट इज द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। देन थर्ड वन इज शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है कि आपके जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड कर रहे होते हैं आपकी न्यूक्लियस की फोर्स को, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स है उसको शील्ड कर रहे होते हैं। तो जितनी शील्डिंग बढ़ती जाएगी, मतलब जितने इनर शेल्स बढ़ते जाएंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बढ़ती जाएगी, उतना आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये तीन फैक्टर्स थे और ये आयनाइजेशन एनर्जी थी, हमने शुरू में पढ़ी थी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये अप्लाई होना है यहाँ पे। ये पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ये फैक्टर्स हमने आयनाइजेशन एनर्जी के इस पे इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास एक ग्राफ सा है। ठीक है। ये बेसिकली ग्राफ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, जो हाइड्रोजन से सोडियम तक के दरमियान उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये बेसिकली पीरियड है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, दिस इज फर्स्ट पीरियड। और ये लिथियम से नियॉन तक आपका दिस इज सेकंड पीरियड। और ये सोडियम आपका अगला थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक पीरियड में उन्होंने, यानी कि उन्होंने आपको बताया हुआ है पहला पीरियड है, सेकंड, उस तरह उन्होंने एक ये ट्रेंड बनाए हुए पैटर्न है। ठीक है। अब हमने आयनाइजेशन इसमें एनर्जी इन पे, इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आपके ख्याल में एक अगर वो जनरल ट्रेंड आपसे पूछता है कि अक्रॉस अ पीरियड आपका जनरल ट्रेंड क्या होता है आयनाइजेशन का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, तो एक पीरियड में क्या होगा जनरल, आपको किसी एक पीरियड में बताएं आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। अ, ये तो वेरी कर रहा है। अच्छा नहीं, एक पीरियड में जनरल इंक्रीज बता, कर रही है। इंक्रीज कर रही है ना जनरल, उससे पूछेगा ना, तो जनरल जब पूछता है तो वो फिर आपसे एक्सेप्शंस को निकाल के आपसे पूछ रहा था। जनरली देखें, हर पीरियड में बढ़ रही है, ये फर्स्ट पीरियड में भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, सेकंड में भी बढ़ रही है, और थर्ड तो उसने सोडियम तक छोड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ना, ये रिलेटेड टू सेकंड पीरियड है, इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है। लेकिन ये सिमिलर ट्रेंड होगा फॉर थर्ड पीरियड या फोर्थ। वो आपको पेपर में लाजमी नहीं है कि यही ग्राफ दे या यही एलिमेंट्स दे, वो आपको थर्ड पीरियड भी पूछ सकता है, तो उनमें भी वही अप्लाई हो रहा होता है, वही सारी रीजन होगी जो हम यहाँ सेकंड में देंगे। तो दिस इज फॉर रेफरेंस सेकंड, आपको पेपर में कोई भी पीरियड दे सकता है, लेकिन उनमें मसला यही हो गया जो हम यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना, जो आंसर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वही थर्ड में भी अप्लाई होते हैं, बस उनके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है। तो जनरली आपका जनरल ट्रेंड क्या है कि अक्रॉस आपका पीरियड आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। अच्छा, इसकी रीजन बता सकती हैं कि एक पीरियड में क्यों इंक्रीज कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी? आपने मुझे ना जो आंसर करना है वो तीनों फैक्टर्स को मद्देनजर रख के करना है, कि तीनों फैक्टर्स को सोच के फिर आपने मुझे आंसर करना है। सर क्रॉस द पीरियड जो वो होता है। रुकिए, मैं पाती हूँ मुझे।
सर वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, नहीं कम एटॉमिक होता रेडियस। जाता है। अच्छा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ठीक है, है। जी। सही बताया आपने। देखिए, अब इसमें ना जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना आयनाइजेशन का, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने उसको आंसर करना है तीनों फैक्टर्स के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि मार्क्स में और मार्किंग स्कीम में वो लिखता है कि आपने तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करना है, फिर आपके नंबर आएंगे, 2 या 3 नंबर, जितने मार्क का भी क्वेश्चन होगा, फिर आंसर आए आपके पूरे मार्क आएंगे। ठीक है, यानी कि आपने मुझे बताया कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, उसका बताना था। तीसरा, शील्डिंग बाय इनर शेल्स, वो। तो अब ये देखिए, इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम आप फिर ये इसी तरह आंसर करेंगे। यानी कि हम जो भी यहाँ पे फैक्टर अभी डिस्कस करेंगे ना, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट, उसमें ये तीनों चीजें आपने डिस्कस करनी है, ये लाजमी होता है इसका आंसर करने। अब देखें, पहला आप ये लिखेंगे, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यानी अब आपने आंसर कर दिया कि इंक्रीज करिए, अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। आपको पता है एक पीरियड में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, नंबर 2 देखें। अब हमने दूसरा डिस्कस करना है, देखें। जो डिस्टेंस है ना, अब एक डिस्टेंस आपका एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड की बात करूं, वो डिस्टेंस जो सा है वो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स का कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि एक पीरियड में वही शेल है, वही न्यूक्लियस है, उसके दरमियान और शेल के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, लेकिन आपने बताना है उसे यहाँ पे, इसको यहाँ पे रीजन में बताना है, ये नंबर है। यानी आप बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये दूसरा पॉइंट आपने बता दिया उसे, कि आपने उसे बताया कि मुझे पता है कि ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करने होते हैं। तीसरा देखें, तीसरा होता है शील्डिंग। अब देखें, शील्डिंग में तो अब उसी शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, और न्यूक्लियस भी उधर ही है, डिस्टेंस सेम है, तो शील्डिंग भी आपकी वहां पे इनर शेल्स की कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन आप बताएंगे उसे, शील्डिंग बाय इनर शेल रिमेन्स रीजनेबली कांस्टेंट, यानी कि तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट ही रहती है। तो जिस वजह से ये तीन फैक्टर्स आप बता रहे हैं, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन ये बढ़ रहा है बिकॉज प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा समझ आइए किस तरह इसको आंसर करना है। जी सर। ठीक है, अब ये तो हमने जनरल ट्रेंड डिस्कस कर लिया कि एक पीरियड में जनरली इंक्रीज करती है, वो हमने जनरल ट्रेंड पढ़ लिया। अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, वो आपसे इस तरह पूछ सकता है, आपको ये ग्राफ देखे वो कहेगा अच्छा जी, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे लिथियम है। अब देखें, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखें और लिथियम की देखें, लेकिन मसला ये है कि अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, या उसके इलेक्ट्रॉन्स या उसके प्रोटॉन्स देखें, तो लिथियम के ज़्यादा हैं हीलियम से। हीलियम के 2 हैं प्रोटॉन्स, और यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लिथियम के 3 हो जाते हैं, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो रही है? आपको क्या समझ आती है इस बात की? ये सर बेरिलियम के बाद बी प्लस की क्यों कम हो रही है? है ना, लिथियम की, हीलियम की देखें ना, यानी कि ये हीलियम है जी। और ये लिथियम है, इनका इतना गैप है, यानी हीलियम और लिथियम का, लिथियम की बहुत कम है, हीलियम की काफी ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हीलियम ये होता है 4 2, और लिथियम
आपके पास होता है 373। इसके 3 प्रोटॉन है, इसके 2 प्रोटॉन है। होना तो ये चाहिए, लिथियम के प्रोटॉन ज्यादा हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन लिथियम की बहुत कम है, हीलियम की ज्यादा है। उसकी क्या रीजन समझ आती है आपको? पता नहीं सर। नहीं, आपको यहाँ पे कोई चीज लिखा हुआ है सारा कुछ, आपने देखना है बस ध्यान से कि क्या रीजन हो सकती है, कम क्यों हो रही है रीजन, वैल्यूज की। अच्छा देखें। हीलियम जो सा है ना आपका, हाइड्रोजन और हीलियम वो फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। लिथियम जो सा है वो अगले पीरियड में चला गया। समझ आ रही है? जी। अच्छा, अब लिथियम जब अगले पीरियड में गया है, तो बताएं न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। शील्डिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो देखें, अब दो फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन बाकी जो दो फैक्टर्स हैं, हमने तीनों को डिस्कस करना है ना, न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस एंड द शील्डिंग। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं। यानी कि इसका रीजन इस तरह आता है, क्वेश्चन ये आता है कि लिथियम, और हम यहाँ पे डिस्कस करें हीलियम के फैक्टर को, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई लिथियम के प्रोटॉन 3 हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, हीलियम के प्रोटॉन 2 हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लिथियम की कम है। उसको एक्सप्लेन करें, ये क्या वजह है? तो आप देखें क्या लिखेंगे। अब तीनों फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हीलियम, लिथियम में आपके पास प्रोटॉन ज्यादा हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। हमने मान लेते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज फॉर लिथियम इज ग्रेटर देन हीलियम। उसकी रीजन पता है, बिकॉज उसके ग्रेटर प्रोटॉन। लेकिन अब आगे देखें, जो बाकी जो दो फैक्टर्स थे वो इंपॉर्टेंट है ना, जो यहाँ पे वो उनका फैक्टर, उनका रोल ज्यादा है। वो क्या है आप बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, पहला फैक्टर। फिर आप बताएंगे इसके साथ साथ होता क्या है कि शील्डिंग ऑफ इनर शेल्स इंक्रीजेस। फिर होगा क्या कि दीज टू फैक्टर्स these two factors outweighs न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि ये दो फैक्टर अपना रोल ज्यादा दे रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर रहे हैं। तो ये रीजन देनी होती है कि ये रीजन है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी प्रोटॉन ज्यादा होने के बावजूद कम है, हीलियम की ज्यादा है। बेटा समझ आई है? जी सर। ये चीज है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये था। पहला क्वेश्चन ये था जनरल ट्रेंड वो पूछेगा और उसकी रीजन पूछेगा आयनाइजेशन की, इस तरह ही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा वो पूछेगा ये लिथियम और हीलियम का फैक्टर, वो आपने बता दिया। ये इस पीरियड का तो बुक में दिया हुआ है ना, आपको वो वहां पे पीरियड 3 का पूछ सकता है, उसमें भी सेम सिमिलर ट्रेंड है, सिमिलर रीजन है उसके अंदर भी, और आपने यही याद रखनी है। अब आते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है
कि वो कहेगा भाई अच्छा जनरली तो आपने कहा कि इंक्रीज होता है, लेकिन ये बेरिलियम और बोरॉन का फैक्टर क्या है। बेरिलियम और बोरॉन को अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पे पहले आप देख लें इसको। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है उस पीरियड में, बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़नी चाहिए थी। बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है। बोरॉन का प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू बेरिलियम। वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ये क्या वजह है कि क्यों बेरिलियम और बोरॉन में मसला है। होना तो ऊपर चाहिए था बेरिलियम का बोरॉन, बोरॉन का बेरिलियम से ऊपर होना चाहिए था बिकॉज प्रोटॉन ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मसला हुआ वो हम देखते हैं फिर। सेकंड जो हमने, इसके बाद जो हमने एक और चीज पढ़नी है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अफेक्ट पढ़ना है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, बेरिलियम और बोरॉन का क्या मसला है। अच्छा, अब देखें, हुआ ये कि हमें ये तो पता है कि बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू बेरिलियम। ये बात क्लियर है आपको बेटा? जी सर। ठीक है। अब अगर हम बेरिलियम की करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरॉन की करें तो आपको फिर क्लियर होगा। बेरिलियम के होते हैं टोटल 4 और बोरॉन के होते हैं 5 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा, अट्रैक्शन इसकी स्ट्रॉन्गर, लेकिन हुआ क्या वो हम देखते हैं। अब हम इसकी करते हैं, इन दोनों को डिस्कस करते हैं, इनकी करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या मसला है। बेरिलियम की अगर मैं करूँ तो ये आएगा 1s2 2s2। और अगर मैं बोरॉन की करूँ डेट विल बी 1s2 2s2 Pp1। पी में जाएगा ना, ऐसी होगा बेटा, ये समझ आ गई ये बात? जी। अच्छा अब देखें हुआ क्या है। जो आपका बेरिलियम में तो 2s2 में कंप्लीट हो गया उसका, लेकिन बोरॉन में क्या हुआ कि बोरॉन में जो ये पी ऑर्बिटल आ गया है ना, पी सबशेल जो आ गया है, ये एक्चुअल में होता क्या है कि पी जो सा होता है वो दूर होता है, एस से आगे होता है एक्चुअल में। यानी पहले 1s2 है, जैसे हमने फिलिंग भी की थी तो हमने किया था 1s2 फिर 2s2 फिर 2p। तो एक्चुअल में ये पी ज्यादा एनर्जी पे होता है और ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है एज कम। देखें, पीरियड टू ही है, पीरियड टू ही है इन दोनों का, लेकिन आगे सब शेल्स की बात करें तो पी थोड़ा आगे होता है। तो होगा क्या कि पी आगे होने की वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, शील्डिंग भी कुछ हद तक बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? जी सर। तो जिस वजह से आपकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के बावजूद भी आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होने से, आपकी शील्डिंग बढ़ने से आपके बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो इसको आप उसी तरह लिखेंगे, इसके भी तीनों आप पॉइंट लिखेंगे। तीनों पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग स्लाइटली, यानी इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब बिकॉज उसका शेल तो चेंज नहीं हो रहा ना, सिर्फ उस वो आगे सब शेल उसका आगे थोड़ा आगे जा रहा है। तो स्लाइटली आप लिखेंगे कि स्लाइटली वो चेंज इंक्रीज हो रही है उसकी। ठीक है, सिमिलरली आप लिखेंगे द शील्डिंग शील्डिंग बाय इनर शेल
इंक्रीजेस स्लाइटली। ठीक है, वो भी बढ़ेगा। फिर आप ये बताएंगी वही बात, दी टू फैक्टर्स आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आपकी रीजन है बेरिलियम बोरॉन की कहानी में। पेपर में अक्सर वो देता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुझे करके देखें, देखें उसमें क्या मसला आता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का आप जरा करके बताएं मुझे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम के 12 हैं, एल्यूमिनियम 13 है। जरा करें मुझे बताएं क्या मसला होता है इनमें। एल्यूमिनियम का प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम की कम होती है आयनाइजेशन एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। देखें क्या रीजन समझ आती है आपको। सर उसमें 3p1 आ जाएगा एल्यूमिनियम में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा कि ये आपका एंड हो रहा होगा 3s2 पे, और इसमें 3p1 आ जाएगा। तो रीजन आप वही बताएंगे कि आयनाइजेशन वाली सारी बातें बताएंगी आप, और तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगी, और एट द एंड उसे कहेंगी कि ये दो फैक्टर्स आउटवेज करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, जिस वजह से ये, इस वजह से ये सारी बातें होती है। ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं अगले पे, जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इस पीरियड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, थर्ड में आपको कोई भी दे सकता है, उसमें भी यही मसले होंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम करते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ना आ, होता ये है कि वही बात है कि ऑक्सीजन के आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स की बात करें तो इतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो आपको वैसे लगेगा तो यही कि ऑक्सीजन की प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और नाइट्रोजन की कम है तो इसकी कम होगी। लेकिन होता उल्टा है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। इसकी रीजन कोई आइडिया है आपको क्या होगी। सर वो स्पिन रिपल्शन होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये दो जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, ये अक्सर आते हैं। एक तो ये स्पिन पे रिपल्शन वाला, और दो एक वो एस और पी वाला। बिल्कुल ठीक है। देखें इसमें भी आप वही बताएंगे। देखें स्पिन पे रिपल्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स अकेला रहना पसंद करते हैं, ड्यू टू सेम चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स में। तो हम इसलिए एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बनवाया था कि इनकी रिपल्शन, इनकी स्पिन ऐसी होती है। तो नाइट्रोजन के केस में अगर देखें तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप इसको फिल करें, हमने कल किया भी था मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम हमने। इसकी अगर हम फिलिंग करें तो आप इस तरह करते थे ना, नीचे आप 1s2, फिर आप 2s2, ठीक है, और 4 हो गए 7, तो ये इस तरह आता है इसके टी में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ठीक रहता है, कुछ रहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स पी वाले। और अगर आप ऑक्सीजन की करें, तो ऑक्सीजन में आप देखें क्या मसला होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है वहां पे, एक ऑर्बिटल फील्ड हो जाता है। 1s2, 2s2, पहले पी बना लेते हैं तीनों। ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। अब उसके 8वां इलेक्ट्रॉन है, उसे इधर आना है। ये वाला जो आपका ऑर्बिटल है, ये फील्ड हो जाता है, और ये फील्ड होने की वजह से ये स्पिन पेयर रिपल्शन देता है, स्पिन पेयर रिपल्शन। और स्पिन पेयर रिपल्शन होने की वजह से आपको समझ आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन तंग हैं।
तो उनको वो उससे निकलना चाहते हैं, यानी कि इस ऑर्बिटल से निकलना चाहते हैं, तो आपको कम एनर्जी, जैसी एनर्जी देंगे वो एनर्जी लेंगे और वहां से एक्साइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर। तो इसमें वो चक्कर नहीं है। तो ये सारी कहानी होती है फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि आपके ये इलेक्ट्रॉन इसलिए ये वाला, यानी कि आपके पास कम होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू आपकी नाइट्रोजन। बेटा ये बातें क्लियर हैं? जी। तो ये थे। अच्छा, उसके बाद वही आगे कहानी ये है कि नियॉन की ज़्यादा है, सोडियम की कम है। हालांकि सोडियम के प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नियॉन, लेकिन बात वही है जो यहाँ पे हीलियम और लिथियम में थी। इसका अगला शेल आ जाता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोडियम की कम है एज कम्पेयर टू आपके पास ये। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी इसमें अगर आप देखें तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए कि देखिए पहला शेल है और उसके हाइड्रोजन की यहाँ पे वैल्यू है, हीलियम सॉरी जो सेकंड शेल है उसके लिथियम की इधर वैल्यू है, और ये सोडियम की उससे भी कम वैल्यू है, यानी कि सोडियम की सबसे कम वैल्यू है। इसके बाद जो अगला होगा उसकी इससे भी कम होगी। इसकी क्या रीजन समझ आती है आपको? तो फिर से मत पूछे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये डिफरेंट पीरियड थे ना, 1 2 3। जी। हाइड्रोजन की यहाँ पे यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो रही है, हीलियम की तो उससे ज़्यादा ही होगी ना। फिर लिथियम की बात करें तो हाइड्रोजन से काफ़ी कम है, नीचे है, ऑलमोस्ट हाफ है उसकी। और लिथियम के बाद अगर हम सोडियम पे जाएं, जो अगला उसका शेल में चला जाता है, तो वो बिल्कुल जी। उससे भी कम है। इसकी क्या रीज़न समझ आती है कि इतनी कम क्यों हो जाती है वैल्यू? वही सर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, डिस्टेंस सेम रहता है, शील्डिंग भी सेम रहती फिर तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, कम क्यों हो रही है? उल्टा बोल रही हो। है। आप पूछ किस किस के दरम्यान में रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोडियम है, जी। लिथियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है? ये फर्स्ट एलिमेंट है ना अपने पीरियड के। हाइड्रोजन पहले पीरियड का पहला एलिमेंट है, लिथियम सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट है, और सोडियम जी। पहला एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो सोडियम इतने कम नीचे वैल्यू क्यों है उसकी? क्योंकि वो डिस्टेंस जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है, शील्डिंग भी कम होती है, तो इसलिए डिक्रीज हो जाती है। देखें, सोडियम जो सा है ना, वो तीसरे शेल में है, उसका डिस्टेंस बढ़ गया है, न्यूक्लियस से दूर हो गया है ना। जितना न्यूक्लियस के करीब शेल होता है उतनी उसको न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली उसकी अट्रैक्शन होगी ना, उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब मेरा कहने का ये था कि हाइड्रोजन जो सा है वो फर्स्ट एलिमेंट है और वो पहले शेल में है, यानी क्लोज टू न्यूक्लियस है, वो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट में है वो शेल। तो न्यूक्लियस ने उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन की पहले एलिमेंट की इतनी ज्यादा एनर्जी है। लिथियम देखें, लिथियम अगले पीरियड में आ जाता था, डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, दूर हो गया, लेकिन अब वो शेल, न्यूक्लियस का शेल भी एक ऐड हो गया ना, तो लिथियम की हाइड्रोजन से कम है, पहला एलिमेंट है लेकिन कम है आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की बात करें तो सोडियम का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि बीच में आपका दो शेल्स आ गए हैं। तो उस वजह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी पहले एलिमेंट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। आपको फॉरेन एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। तो ये बात क्लियर है? जी। ठीक है। ये था पीरियड में। अब इसका आता है ग्रुप में बात करें। ग्रुप का आसान सा ट्रेंड है, पैटर्न इन ग्रुप, वो आपको अच्छा, आपके ख्याल में आयनाइजेशन एनर्जी एक ग्रुप में, कोई भी ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप 2 ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए डाउन दी ग्रुप? पर
कम होगी। रीजन क्यों? क्योंकि सोच के बताना जवाब डिस्टेंस बढ़ देना। हाँ, देखिए तीनों चीजों को बताना है हमने। ठीक है, तीनों को हम डिस्कस करना है। डाउन दी ग्रुप आपका जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा ही होगा। आप पीरियोडिक टेबल में देखें ना, तो आपका जो डाउन दी ग्रुप एलिमेंट है उसके प्रोटॉन ज्यादा ही होंगे ऊपर वाले से। डेफिनेट सी बात है कि उसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो ग्रुप में, डाउन दी ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर टू, जो असल मसला है वो ये है कि जब आप ग्रुप में जाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पीरियड में एक नया शेल ऐड हो जाता है। तो आपने इसलिए एटॉमिक रेडियस भी तो इसलिए बढ़ता है ना, कि ग्रुप में, क्योंकि वहां पे शेल्स ऐड हो रहे होते हैं। तो डिस्टेंस, वही वाला फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, बढ़ेगा क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहा है। आगे आप इसको आप लिख भी सकती हैं, बिकॉज एक नया शेल ऐड हो जाता है। और शील्डिंग भी आप देखेंगे, शील्डिंग इंक्रीजेस, inner shell electrons increases। तो ये दो फैक्टर्स आउटवे करते हैं इस फैक्टर को। ये साथ एंड पे लिखना भी होता है कि दीज टू फैक्टर्स आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज। इस वजह से आपका एक ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ आइए? जी। तो ये है चैप्टर वन। चैप्टर टू जो आपने लिखा, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, इसके फैक्टर्स थे, इसके पैटर्न्स थे पीरियड में और ग्रुप में। फिर ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी इन सब शेल्स एसपीडीएफ में। स्पिन पे रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है आपके पास। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करती हैं, कैसे डिफरेंस आता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, आसान सा चैप्टर है। बस बहरहाल ध्यान से करना है। ये आसान से इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम मार्क्स लूज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो बताएं कि क्वेश्चन हो अब यहाँ तक। नहीं सर। ठीक है, इसके आपने कुछ क्वेश्चंस किए वर्कबुक पे, कुछ आपको आइडिया हुआ है? सर मैंने थ्योरी कर ली है, एमसीक्यूज रहते हैं। चलें करें, एमसीक्यूज भी करें। नेक्स्ट क्लास में हम भी कुछ करेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ पे हम करेंगे एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों, कोशिश करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस हम करें, ताकि साथ साथ चैप्टर्स के एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है बेटा, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जी सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा।